नया रास्ता पाठ 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर अवतरण। भाई लड़की तो मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ। प्रश्न पहला, मीनू किसे अच्छी लगी और क्यों। मीनू मायाराम जी व अमित को अच्छी लगी। वे सोचते हैं वे साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, गुणवती है, उसके बात करने का तौर तरीका भी उन्हें काफ़ी अच्छा लगा। प्रश्न 2, माता जी का झुकाव किस ओर था, वे क्या चाहती थी। माता जी यानी कि अमित की माँ। अमित की माँ का झुकाव पैसों की ओर चला गया था। जब धनीमल जी ने सरिता का शादी का रिश्ते का प्रस्ताव अमित के लिए रखा और उन्होंने यह भी कहा कि वो शादी में 5 लाख रुपए लगाने वाले हैं, दहेज में 5 लाख देने वाले हैं और उनकी तो सिर्फ 3 ही बेटियां हैं, मरने के बाद भी सारी संपत्ति तीनों बेटियों की ही है, तब माता जी का झुकाव पैसों की ओर बढ़ गया। उनकी आंखों पर लालच का पर्दा आ गया था, पैसों का लालच आ गया था। इसलिए वे चाहती थी कि अमित का रिश्ता सरिता के साथ हो, मीनू के साथ नहीं। तीसरा प्रश्न, माताजी धनीमल जी की लड़की की तारीफ में क्या कहती है और क्यों। जब मायाराम जी कहते हैं कि उन्हें मीनू अच्छी लगी, तब वे भी सरिता की तारीफ करते हुए बोलती हैं, रूप रंग में तो कम धनीमल जी की लड़की भी नहीं है। फोटो दिखाते हुए बोली, देखो कितने तीखे नाक्श नक्श हैं इसके, और तौर तरीके तो साथ रहने पर ही पता चलता है। वे ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि उन्हें 5 लाख रुपए दहेज चाहिए था। इसलिए वे घर वालों का मन सरिता के घर वालों की ओर आकर्षित करना चाहती थी ताकि सभी को सरिता का रिश्ता मंजूर हो जाए। आदत का तो साथ रहने पर ही पता चलता है। विशिष्ट संदर्भ में अर्थ स्पष्ट कीजिए। इस वाक्य की व्याख्या स्पष्ट कीजिए। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। माँ कहती है, जब मायाराम जी कहते हैं कि मीनू अच्छी है, उसका व्यवहार अच्छा है, तब अमित की माँ अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि भाई जब तक लड़की साथ में नहीं रहती, कुछ समय हमारे साथ नहीं बिताती, तब तक तो आदतों का पता ही नहीं चलता। आदतों का, व्यवहार का तो पता तब चलता है जब लड़की हमारे साथ घर में आकर कुछ दिन रहे, तभी उसके चरित्र का, उसके गुणों का पता चलता है। जब तक कोई इंसान साथ में समय नहीं बिताता, तब तक उन दोनों को आपस के व्यवहार का पता नहीं चलता। वे ये सब इसलिए कहना चाह रही थी क्योंकि सरिता का रिश्ता अमित के साथ हो जाए। अमित की माँ ने धन के से सपने देखने शुरू कर दिए, इसलिए उनके तर्कों के सामने मायाराम जी की एक न चली। अंत में यही निश्चय किया गया कि मीनू के यहाँ मना का पत्र लिखा जाए। प्रश्न पहला, अमित की माँ ने धन के सपने देखने क्यों शुरू कर दिए थे। जब धनीमल जी ने अपनी सबसे छोटी बेटी सरिता का रिश्ता अमित के लिए लाया और यह भी कहा कि वे दहेज में 5 लाख रुपए दे रहे हैं, तभी से माँ ने धन के सपने देखना शुरू कर दिए थे। प्रश्न 2, अमित की माँ ने कौन कौन से तर्क दिए। अमित की माँ ने यह तर्क दिए कि भाई रूप रंग में तो कम धनीमल जी की भी लड़की नहीं है, फोटो में तो उसके तीखे नाक नक्श अच्छे लग रहे हैं, और आदतें तो तब तक पता नहीं चलती जब तक इंसान साथ में समय नहीं बिताता। जब तक लड़की घर आकर नहीं रहती, तब तक हमें उसके व्यवहार का पता ही नहीं चलता। तीसरा प्रश्न, मायाराम जी दहेज विरोधी थे, इस कथन के आधार पर उनके चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मायाराम जी दहेज विरोधी थे, वे कोमल हृदय के थे, वे समझदार थे। जब धनीमल जी सरिता का रिश्ता लेकर आए अमित के लिए, तब वे उन्हें साफ शब्दों में कहते हैं, भाई दहेज की तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, अभी अभी एक लड़की देख कर आए, पसंद भी आ गई है। तो वे गुणों को ज़्यादा महत्व देते हैं। वे समझदारी दिखाते हुए ये सोचते हैं कि इंसान के गुण ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, ना कि पैसा। तो इस बात से पता चलता है कि वे दहेज विरोधी हैं। और वे ये भी सोचते हैं
कि दहेज लेकर वे अपने बेटे के पाँव में बेड़ियां नहीं डालना चाहते, रुपयों का बंधन उसे अटका दे, उसकी आज़ादी छीन ले, वे ये सब नहीं चाहते थे। चौथा प्रश्न, अमित के परिवार के सभी सदस्यों के मन में कौन सा अंतर्द्वंद था? अमित के परिवार के सभी सदस्यों के मन में यह अंतर्द्वंद था कि जब वे मीनू का रिश्ता देखने के लिए गए थे और अब उसे ठुकरा देना है, तब वे सोचने लगे कि किसी लड़की को देखने के बाद उसका रिश्ता लेने से कैसे इनकार किया जाए। यही अंतर्द्वंद अमित के परिवार के सभी सदस्यों के हृदय में था, क्योंकि उन्होंने मीनू का रिश्ता हाल ही में देखा था अमित के साथ शादी के लिए। तो उनके मन में भी यही विचार आते हैं कि सच में किस तरह से उस लड़की वालों को मना किया जाए कि हमें आपकी लड़की पसंद नहीं है। अवतरण 3। यह कहकर वे उठ खड़े हुए और चलते चलते कह गए कि आप विचार कर लीजिएगा, मैं कल आकर मालूम कर लूँगा। प्रश्न पहला, वे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वे कहाँ, यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? वे का प्रयोग धनीमल जी के लिए कहा गया है। वे मेरठ के एक धनी और संपन्न व्यक्ति हैं। उनकी 3 बेटियां हैं, दोनों की शादी हो चुकी है। वो अपनी सबसे छोटी बेटी सरिता का रिश्ता शादी के लिए अमित के लिए लेकर आए हैं और यही प्रस्ताव लेकर वे मायाराम जी के घर पर आए हैं। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा? उन्होंने अपनी छोटी बेटी की शादी का प्रस्ताव रखा अमित के लिए। सरिता का रिश्ता अमित से तय करना चाहते थे और उन्होंने यह भी प्रस्ताव रखा कि वे दहेज में 5 लाख रुपए देने वाले हैं। तीसरा प्रश्न, उनके चले जाने के बाद मायाराम जी ने क्या कहा? उनके चले जाने के बाद मायाराम जी सोचने लगे कि वे इतने बड़े घर की लड़की लेकर अपने बेटे को बेचना नहीं चाहते, उसके पाँव में बेड़ियां नहीं डालना चाहते। और उन्होंने यह भी कहा, भाई मीनू भी अच्छी है, साधारण परिवार की है तो क्या हुआ, पढ़ी लिखी है, काफ़ी गुणवती लगती है। उसके बाद का तौर तरीका भी उन्हें पसंद आया था। चौथा प्रश्न, पैसों की तरफ कौन झुका, उसका परिणाम क्या हुआ? पैसों की तरफ अमित की माँ झुकी। उनकी आंखों के सामने 5 लाख रुपए बोलने लगे थे। वे लालच में आ गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने एक क्रूर योजना बनाई और मीनू के घर वालों को यह पत्र लिख दिया कि उन्हें मीनू नहीं आशा पसंद है। इस तरह से उन्हें भली भांति पता था कि दयाराम जी बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी की शादी कभी नहीं करेंगे और रिश्ता अपने आप से ही छूट जाएगा। तो इसका परिणाम यह हुआ कि मीनू के घर वालों को मनाही का पत्र लिखा गया। उन्हें आभास था उस पीड़ा का, उस दुख का जो पत्र मिलने के बाद लड़की वालों को होना था। प्रश्न पहला, लड़की वाले कौन हैं? उनकी पीड़ा का एहसास किसे था? लड़की वाले मीनू के परिवार वाले हैं। उनकी पीड़ा का एहसास, उनके दुख का आभास वो मायाराम जी के मन में था, क्योंकि वे भली भांति जानते हैं कि उनकी भी एक बेटी है। अगर कोई उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उन्हें कैसे लगेगा। और उन्हें ये भी भली भांति पता था कि ये जब पत्र मिलेगा तो लड़की वालों के मन पे कितना गहरा धक्का लगेगा, उन्हें कितना दुख पहुंचेगा। ये सारी पीड़ा का एहसास उन्हें भली भांति था। प्रश्न 2, मायाराम जी के घर कौन तथा क्यों आया था? मायाराम जी के घर धनीमल जी अपनी सबसे छोटी बेटी सरिता का रिश्ता लेकर आए थे और वे धन में 5 लाख रुपए देने वाले थे। प्रश्न 3, अमित की माताजी ने क्या सोचा और इसके लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया गया? अमित की माताजी पैसों की तरफ झुक गई थी। जब धनीमल जी ने कहा कि वे शादी में 5 लाख रुपए देने वाले हैं, तब उन्होंने एक क्रूर योजना बनाई। क्रूर योजना ये थी कि मीनू के घर में यह पत्र लिखा जाए कि उन्हें अगर अमित के साथ रिश्ता करना है तो वे अपनी छोटी बेटी का ही
रिश्ता अमित से जोड़ें क्योंकि उन्हें आशा ज़्यादा पसंद आई है, नहीं तो नहीं। अमित की माँ यह बात भली भांति जानती थी कि दयाराम जी अपनी बड़ी बेटी के रहते हुए छोटी बेटी का विवाह बिल्कुल नहीं करेंगे और इस तरह से रिश्ता अपने आप छूट जाएगा। यह थी माँ के मन की क्रूर योजना, प्लॉटिंग। मायाराम जी को पत्नी की युक्ति पसंद क्यों नहीं आ रही थी? मायाराम जी को अपनी पत्नी की युक्ति पसंद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि वह खुद भी एक बेटी वाले थे। उन्हें भली भांति एहसास था कि किस तरह से अगर हम किसी लड़की का रिश्ता ठुकरा देते हैं, जब उस लड़की का कोई दोष नहीं, उसमें कोई अवगुण नहीं, उसमें कोई कमी नहीं, फिर भी अपनी लालच के लिए दूसरे का रिश्ता उस लड़की पर दोषारोपण करना, यह कितना गलत था। इसीलिए उन्हें यह योजना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि वे स्वयं एक बेटी वाले थे। अभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि पिताजी पत्र लिखने पर मजबूर क्यों थे? पत्र लिखने के बाद उनकी मनस्थिति कैसी हो गई, स्पष्ट कीजिए। पिताजी पत्र लिखने पर अपनी पत्नी की बातों में आकर उन्हें मजबूरन पत्र लिखना पड़ा। वे स्वयं पत्र नहीं लिखना चाहते थे। पत्र लिखने के बाद उनकी मनस्थिति काफ़ी विकल हो गई। वे बहुत परेशान हो उठे। वे अपने आप को अपराधी महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि उनसे कोई घोर अपराध हो गया है, क्योंकि उन्हें लड़की वालों की पीड़ा का एहसास था, दुख था। जब ये पत्र उन्हें मिलेगा तो वे कितने दुखी होंगे, यह बात सोचकर ही वे बहुत दुखी हो उठे। और एक जनरल आंसर, धन के लालच के वशीभूत होकर मानवीय गुणों को नज़रअंदाज कर देना कहाँ तक उचित है? पाठ के आधार पर विचार व्यक्त कीजिए। मतलब धन की लालच में आकर ह्यूमैनिटी को भुला देना कहाँ तक ठीक है? इंसानियत को भुला देना कहाँ तक ठीक है? धन की लालच वशीभूत होकर मानवीय गुणों को नज़रअंदाज कर देना पूरी तरह से अनुचित है, यह बिल्कुल गलत है। धन की लालच में आकर हम इंसान के गुणों को भूल जाते हैं। उनकी अच्छाई, उनकी सच्चाई, उनके गुण, उनके चरित्र, ये सब अच्छा होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अगर हमें पैसे दिखाई देते हैं, हमें पैसों का लालच है, तो ये पूरी तरह से अमानवीय है। जिस तरह से मीनू सर्वगुण संपन्न लड़की थी, कुशाग्र बुद्धि, पढ़ी लिखी, हर कार्य में कुशल, उसके बावजूद उसका रिश्ता सिर्फ इसलिए ठुकराया जा रहा था क्योंकि धनीमल जी द्वारा दहेज में 5 लाख रुपए दिए जाने वाले थे। बस इसी कारण ही उसका रिश्ता ठुकरा दिया जा रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि सच में इंसान के गुणों को देखना चाहिए। अपनी इंसानियत को कायम रखते हुए हमें व्यवहार, अच्छे चरित्र का होना देखना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पैसों का देखना। उनका स्वयं को अपराधी समझने का क्या कारण था? वे इस प्रकार का पत्र क्यों नहीं लिखना चाहते थे? मायाराम जी अपने आप को अपराधी समझने लगे क्योंकि वे भी एक बेटी वाले थे। उन्हें लगा अगर कोई उनकी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करे तो उन्हें कैसा महसूस होगा। उन्हें लड़की वालों की पीड़ा का एहसास था। जब उन्हें यह पत्र मिलेगा तो वे कितने दुखी होंगे और उनके दिल पर क्या बीतेगी। पिताजी को लगा कि मीनू जैसी सर्वगुण संपन्न और कुशाग्र बुद्धि लड़की का रिश्ता अपने स्वार्थ के लिए ठुकरा देना और उसी पर दोषारोपण करना कि वो दिखने में अच्छी नहीं है, हमें आशा पसंद है, यह मानवीय मूल्यों के खिलाफ था, इंसानियत के खिलाफ था। दहेज जैसी कुप्रथा पर या दहेज प्रथा के औचित्य पर लगभग 50 शब्दों में टिप्पणी कीजिए। दहेज भारत में फैली एक बड़ी कुप्रथा है। पहले के ज़माने में माता पिता लड़की की शादी में कुछ उपहार देते थे, उसे लड़के वाले खुशी खुशी स्वीकार कर लेते थे, परंतु धीरे धीरे लड़के वाले इसे अपना अधिकार समझने लगे। इसी कारण वे शादी के समय अपनी मांगे लड़की वालों के सामने रखने लगे। घर, आभूषण, बंगला, गाड़ी इत्यादि ये सारी मांगे की जाने लगी। इस प्रथा से
इस प्रथा ने एक ऐसा रूप धारण किया जो कि कुप्रथा बन गया। दहेज देने में असमर्थ लड़की वाले कितने लाचार मजबूर हो जाते, कितनी ही लड़कियों की शादी नहीं होती। कम दहेज पाकर वर पक्ष के लोग, ग्रूम साइड, लड़की को शारीरिक मानसिक यातनाएं देते, उन्हें टॉर्चर किया जाता फिजिकली एंड मेंटली, उन्हें जिंदा जलाया जाता, लड़कियां आत्महत्या कर लेती। लड़की वाले लड़की को ही बोझ समझने लगे। इसीलिए इस प्रथा को रोकना चाहिए। सरकार को भी दहेज लेने वालों के खिलाफ कड़े सख्त नियम बनाने चाहिए, उन्हें दंडित करना चाहिए। दहेज लेना और देना दोनों गुनाह है, यह साफ शब्दों में कह देना चाहिए। लड़कियों को भी शिक्षित करना चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें और अपने पैरों पर खड़ी हो सके, स्वावलंबी बन सके, ताकि दहेज के कारण वे किसी पर बोझ ना बने।